नमस्कार साथियों, फास्ट आइस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशु जैन आपके लिए लेके आया हूं एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 3। आज हम कवर करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करी थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उनकी अप्रोचेस क्या होती हैं, गोल क्या होते हैं, कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत होती है, वह सारी चीजें हम देख चुके हैं विद एग्जाम्पल। आज हम कवर करने वाले हैं उसका सब पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। ह्यूमन रिसोर्स की क्या जरूरत आन पड़ी इसके मैनेजमेंट के लिए। देश, भारत देश इतने लोगों की संख्या, जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर का देश है। लाखों लोग सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर में काम करते हैं। सारी चीजें हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनकी ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको स्किल्ड किया जाए, कैसे उनकी सैलरीज दी जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में आती हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सिलेबस हर बार की भांति हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने वाले हैं, हाईलाइटेड है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इज अ बैकबोन ऑफ गवर्नेंस। अगर आपको गवर्नेंस लेके आनी है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर सके, इफेक्टिव काम कर सके, उसके लिए आपको क्या लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा, वो भी ट्रेन स्किल्ड, फटाफट जो काम करे, टाइम की रिक्वायरमेंट को समझे और उसके अनुरूप काम करे, ये इसके अंदर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ HRM इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में HRM की, आइए समझते हैं। एंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहले क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जो इतने लोग हैं उनका सही से हम काम कर सकें, जो उनका काम है वो काम सही से कर सकें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, सर्विस डिलीवरी समय से हो, जो भी काम दिया गया है, जो भी काम करना है जनता के लिए, जो भी सर्विसेज हैं वो टाइमली डिलीवर हो। यूं नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है। पहले के टाइम था कि आपको छोटे मोटे चीजें, राशन कार्ड बनवाना है, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, इन सब के लिए आपको बार बार चक्कर लगवाने पड़ते थे। बड़ा ही कष्टदायक प्रक्रिया हुआ करती थी। इवन बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ये प्रोसेस सारी इजी हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी हैं। ये सब किसके द्वारा हुआ है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और हमने HR को क्या किया, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको ट्रेंड किया है, मानव को ट्रेंड किया है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ में। फैसिलिटेटेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, संगठनात्मक विकास और परिवर्तन प्रबंधन की सुविधाजनक बनाता है। जब ये चेंजेस होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो इनको क्या मानते हैं, सुविधाजनक बनाया जाता है, ट्रेंड हो जाते हैं सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना एंड सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल। कैसे सिलेक्ट करें, तो आप देख रहे हैं, आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटेंसी आपकी जांची जाती है इन एग्जाम के थ्रू। प्रीलिम्स में आपका नॉलेज देखा जाता है, मेंस में आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स देखी जाती है, सोचने विचारने का तरीका देखा जाता है, और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। अलग अलग सेक्शन से आप निकल के आते हो, और उस अलग अलग सेक्शन से जब आप निकल के आते हो तो आप अपने आप में पाते हो कि कुछ चेंजेस हैं, और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, MPPSC एंड UPSC द्वारा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, ज्ञान आपके पास है। अब आप जिस विभाग में पोस्टेड होगे, जो भी आपकी पोस्ट है, उसके अनुरूप आपकी ट्रेनिंग कराना, आपको स्किल्स एनहांस कराना, ये सरकार का काम है। इसलिए नरोना एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भेज दिया जाता है। अगर आप DSP बने हो तो आपकी जो ग्राउंड पोस्टिंग होगी, ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना, क्राउड मैनेजमेंट करना, थाने में पोस्टिंग होगी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में आती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रेज करो, उसका प्रमोशन करो, करियर डेवलपमेंट, उसको अलग और अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इंश्योरिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो एम्प्लॉयज है उनका भी वेलफेयर हो सके, उनको उनके जो रिटायरमेंट तक के लिए आपने उनका सारी व्यवस्थाएं कर रखी हो, पेंशन उनको मिले रिटायरमेंट के बाद, एक कंट्रीब्यूशन हो, मेडिकल से वो फ्री हो, ये सारी चीजें उसके अंदर में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन HRM इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड रिजिडिटी। अब क्या चैलेंजेस हैं,
नौकरशाही, लाल फीताशाही और कठोरता है उसके अंदर में। ब्यूरोक्रेटिक क्या करता है, रेड टिपिज्म है, हर जगह आप जाओगे तो बड़ी लंबी प्रोसेस, जटिल प्रोसेस हैं, उनको चेंज करने के लिए सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये जटिलता के कारण से ही कई बार काम इजी नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट्स इन प्रमोशंस। प्रमोशंस में इंटरफेरेंस होता है, सरकार अपने पसंदीदा कर्मचारी अधिकारी को ही प्रमोट करना चाहती है। कुछ जगह देखा जाता है कि यहाँ फेवरेटिज्म चलता है, नेपोटिज्म भी चलता है, देखने को मिलता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इस कारण से अकाउंटेबिलिटी नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें समस्याएं एक वहां पर देखने को आती हैं। लास्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनोवेशन, और आखिरी क्या है, रेजिस्टेंस इन चेंज इन इनोवेशन। ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि रेजिस्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे कि रेजिस्टेंस है, अधिकारी नया जो आ रहा है, एआई आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पब्लिक एडमिशन। कैसे रिक्रूटमेंट होता है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्टिंग। अट्रैक्ट करना, इतना पोस्ट मिलेगी, ये आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, इसलिए आप देखते हो इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट जॉब्स का वैसे ही बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति। मेथड्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रमोशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, डेपुटेशन में भेजा जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए भेजा जाता है। और नया जो निकला है वो है लेटरल एंट्री। पिछले 4-5 साल से, लगभग 2019 से ये लेटरल एंट्री आया है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए यूपीएससी डायरेक्टली आपको बुलाता है। जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है, जो हाईली ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं और क्वालिफाइड है, जिनको एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल अपनी फील्ड का, उन लोगों को डायरेक्टली इंटरव्यू में बुलाया जाता है और इंटरव्यू से उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने मोटा मोटा देख लिया है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्योंकि आप इस एग्जाम में हैं, पढ़ रहे हैं, जानते हैं सरकार कैसे करती है। लेटरल एंट्री कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, वो मैंने समझा दिया है। एक नई प्रक्रिया है जिसके तहत जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के लिए सीधी भर्ती की जाती है एक इंटरव्यू के द्वारा, ये भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी इन इंडिया, बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, है ना। आर्टिकल 315 जब आप देखते हैं तो उसके अंदर में देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज आप देखेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बैंक्स के लिए आईबीपीएस है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, वहाँ से आपका सिलेक्शन होते आपको देखेगा। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, लोअर लेवल के लिए अलग अलग है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर सरकारी महकमे में रिक्रूटमेंट करती हैं। समय समय पे इनकी नोटिफिकेशन सरकारों द्वारा निकाले जाते हैं और उनकी बेसिस पे फिर क्या किया जाता है, आपका रिक्रूटमेंट किया जाता है। व्यापम एक और हमारे यहाँ पर एमपीपीबी जो एक और संगठन है जो एमपीपीएससी के बाद की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनका रिक्रूटमेंट वो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन सी ट्रेनिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एनहांसेस एम्प्लॉय स्किल्स एंड कंपटीशन। एम्प्लॉयज की स्किल्स को निखारना, ये कहाँ आएगा, ट्रेनिंग आएगा। किसी भी चीज़ को आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वो कहते हैं ना परफेक्ट, ट्रेनिंग मेक मैन परफेक्ट, है ना। ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही आपकी स्किल्स एनहांस होती चली जाएंगी, जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको काम कराया जाएगा, दबाव आप पर पड़ेगा, आप दबाव को झेलते हो, बेहतर बनते हो, अच्छे से परफॉर्म करते हो, तब आप नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्या होते हो, तैयार होते हो। आप सोचे कि मैंने आज एग्जाम निकाला, आज ही मुझे कलेक्टर बना दिया जाए, आज ही मुझे जिले के अंदर पोस्टेड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। आपने भी देखा होगा यूपीएससी के थ्रू जब आप आईएएस बनते हैं तो लगभग एक आईएएस को 6 साल मिनिमम लग जाते हैं किसी जिले का कलेक्टर बनने के लिए। छोटे जिले का बनाते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा जिला, फिर बड़ा जिला दिया जाता है, एंड देन कमिश्नर के लिए वो प्रमोटेड कर दिए जाते हैं। तो एक स्टेजेस हैं, हर स्टेजेस को आपको संभालना आना चाहिए, है ना। और उसके आपके एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं और गेन एक्सपीरियंस करने के बाद आप बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू रिक्रूटमेंट्स, नई इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाती है।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। कई बार बीच बीच में हर 2-3 साल में सरकार नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे ट्रेनिंग कराती है। जैसे अभी 3 नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता वगैरह, तो उनकी ट्रेनिंग आईएएस से लेके हर छोटे लेवल तक पर सरकार उनकी ट्रेनिंग करा रही है, उनको अवेयर करा रही है नए धाराओं की जो सेक्शंस हैं, किस सेक्शन के अंदर में क्या सजा है, क्या क्राइम किया जा रहा है, तो किस क्राइम को किस सेक्शन के थ्रू एडमिट किया जाएगा, वो सारी ट्रेनिंग अभी चल रही है। तो ये ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग चलती रहती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है। जो अधिकारी है उनके बेसिस पर टाइपिस्ट है तो टाइपिंग के लिए एक्सेल शीट सिखाना, है ना। अभी बड़े अधिकारियों को एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब क्वांटम कंप्यूटिंग का कैसे इस्तेमाल आगे हो सकता है, इन सब चीज़ों का डिस्कशन हर लेवल पे, बड़े लेवल पे चलता है। पहले बड़े अधिकारी इनको सीखते हैं, फिर छोटे लेवल पे जो अधिकारी जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुरूप उनको ट्रेनिंग दी जाती है। समझ गए बंधुओं? तो आपको यहाँ समझ में आ गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बहुत क्रिटिकल रोल है। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर सकते हो। भारत के अंदर, एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप जब देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में यही पाएंगे कि स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण से इंडस्ट्री में कई पोस्ट खाली रह जाती हैं। स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं इंडस्ट्री को। अगर आप स्किल्ड होंगे तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। इतना स्किल्ड आप अपने आप को कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया कौन कौन सी हैं? यूपीएससी के लिए आपको मालूम है फेमस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, जिसको हम प्यार से लवासना कहते हैं। हर एक एस्पिरेंट का ख्वाब, सपना कि मुझे लवासना में ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। एटीआई इंदौर के अंदर में है, नरोना एकेडमी भोपाल के अंदर में है। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपी है। ये कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ट्रेनिंग देती है, स्किल्ड बनाने की कोशिश करती हैं और आपसे अच्छा परफॉर्मेंस, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो उसके लिए काम करती है। चैलेंजेस क्या आते हैं? इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। वही रोना हर बार, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उस लेवल का नहीं है। जब आप उनको कंपेयर करते हो दुनिया की दूसरी कंट्री से, जहाँ वहाँ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक पीछे इसके अंदर में आप देखने को मिलते हैं। पर जब आप कंपेयर करोगे आर्मी से, नेवी से, तो वहाँ देखोगे बहुत हाई लेवल ऑफ एडवांस ट्रेनिंग वहाँ पर लोगों को दी जा रही है। लैक ऑफ फोकस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल। लेट जागते हैं, लेट चेतते हैं हम, है ना। एआई आ गया, अब एआई आ गया तो एआई का होल्ला हो रहा है, हाँ एआई आ गया, एआई नौकरी खाएगा, एआई करेगा। जब एआई आ रहा था, आपको मालूम है एआई आने वाला है, ये फ्यूचर है, तो पहले से ही प्रोएक्टिव होके सरकारों को अपने ब्यूरोक्रेसी को इसके लिए ट्रेंड करना चाहिए था, रेडी करना चाहिए था। अब हम जो काम कर रहे हैं आज से 2 साल पहले कर सकते थे, तो इसके रिजल्ट, परिणाम बहुत ज़्यादा बेटर हो सकते थे। चलिए अभी भी है, अभी भी नेशनल एआई मिशन बन चुका है, उसके थ्रू ट्रेनिंग वगैरह देना चालू कर दी है। तो होप, आशा करते हैं आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू ट्रेनिंग ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। ब्यूरोक्रेसी ट्रेनिंग नहीं लेना चाहती है ना। ट्रेनिंग अगर वो लेंगे तो उनको लगता है कि और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नई फील्ड में काम करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ही दिखाती हैं। ट्रेनिंग नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ें नहीं करते हैं, तो इसके कारण से भी ये समस्या आती है। ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस आपको भी पता है, आप एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। बहुत समस्याएं इनमें आती हैं, और जो ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करता है तो उनको काम भी बहुत अच्छे से आता है। आगे है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड करियर डेवलपमेंट। अब इसी के अंदर में रिक्रूटमेंट हो गया। इंसान को मोटिवेशन कब मिलता है? जब उसके काम को अप्रेज किया जाए, सराहना किया जाए, और सराहना के बदले में उसको प्रमोशन दिया जाए, उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए। वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्या डेफिनेशन होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की? सिस्टमेटिक इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सिस्टमेटिक, एक तौर पर ना करें, होलिस्टिक देखें, जनता से उसका कैसा बिहेवियर है, काम कितने अच्छे से कर लेता है, टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है ना, जो टारगेट्स दिए गए थे वो कितने अचीव करता है। तो सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन कीजिए। इवेल्यूएशन करने के बाद उनका आप क्या कीजिए, अच्छे से इंक्रीमेंट कीजिए। जो प्रमोशन के लिए लायबल है उनको प्रमोशन दीजिए, सैलरी हाइक कीजिए। मेथड्स, क्या मेथड्स हैं? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनती है, एसीआर, 360 डिग्री फीडबैक है, और की रिजल्ट एरिया। इनकी कुछ क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या किया जाता है, आपका अप्रेजल अप्रूव किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जांचा जाता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। एम्प्लॉयज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो देखिए, स्ट्रेंथ के अनुरूप काम कराइए, वीकनेस को उसको ट्रेनिंग दीजिए। प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट।
जहां जहां पर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां वहां उनको फीडबैक देना। फीडबैक इज अ की एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग प्रमोशंस, ट्रांसफर एंड इंक्रीमेंट्स। प्रमोशन, किसको प्रमोशन देना है, कैसा प्रमोशन देना है, ट्रांसफर कहाँ किसका कराना है। अच्छा काम किया है तो उसको ट्रांसफर करके बड़े जिले में भेजिए, नहीं काम किया है तो उनको दूसरी जगह पे भेजिए। फिर है इंक्रीमेंट्स देना, पैसे में इंक्रीमेंट्स करना, सैलरी हाइक करना। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मूल्यांकन में व्यक्ति रूप पूर्णता और पूर्वाग्रह, सब्जेक्टिविटी एंड बायस इन एवेल्यूशन। पहले से धारणा बना के रख देना, अरे यार ये तो ऐसे हैं, इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, ये तो यहाँ किसी की रेफरेंस से आए हैं तो ये काम नहीं कर सकता। आपने पूर्व में ही धारणा बना के रख ली है कि वो कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो लोग अप्रेजल रिव्यू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं। किस बेसिस पे अप्रेजल दिया जा रहा है या किस बेसिस पे प्रमोशन रोका जा रहा है वो क्लियर कट उसका रूल्स एंड रेगुलेशन ग्राउंड नहीं है, उससे भी समस्या आती है। तीसरा, इनएडिक्वेट लिंकेज बिटवीन अप्रेजल एंड रिवॉर्ड्स। जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, अब जो काम भी नहीं कर रहा उसको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया उसको उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा मिल रहा है। तो इससे क्या होती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है अच्छा काम करने के लिए। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, 8th पे कमीशन आ रहा है और उनमें अप्रेजल बेस्ड यही है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड आपको प्रमोट किया जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी सैलरी हाइक की जाएगी, ऐसा उसके अंदर में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एम्प्लॉयज के साथ उसका कैसा बिहेवियर है, तो एम्प्लॉय वेलफेयर की डेफिनेशन क्या है पहले वो देख लेते हैं। मेजर्स टू एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे काम करने के लिए वेलफेयर बनाई जाती है। तो क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वो इसके अंदर में आते हैं। एग्जाम्पल, हेल्थ एंड सेफ्टी, आयुष्मान भारत एक योजना लेके आए हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर। हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। चाइल्ड केयर सपोर्ट दिया जाता है। तो जो आपके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अलग अलग रूप में, जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, केवी स्कूल में उनका एडमिशन होगा, केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन मिलता है। नवोदय विद्यालय में उनको प्रायोरिटी दी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय इंटरेस्ट। ट्रेड यूनियन का क्या इंटरेस्ट है एम्प्लॉय इंटरेस्ट में वो देखना पड़ता है। मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व कैसे करना वो देखा जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एक एम्प्लॉयर का हमेशा से रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, एम्प्लॉय का सोचना रहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सैलरी मिले। तो दोनों में हार्मोनी कैसे बनी रहे वो भी हमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्री सुचारू रूप से चले, हमारा धंधा बिजनेस अच्छे से चले। सरकार का भी इसमें मेन रोल होता है कि ये सारी चीज़ें देखना, इसलिए सरकार ने बहुत सारे लॉज है ना, लेबर कोड्स बना रखे हैं इन सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर में लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया, लेबर लॉस बना रखे हैं, रेगुलेशन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट है ना, इसके अंदर में आता है। पॉलिसीज फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। पेंशन देना, न्यू पेंशन स्कीम इसी के अंदर में आती है। फिर चैलेंजेस इन एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है, सबसे पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सरकार के पास लिमिटेड है, पैसा सरकार के पास बहुत कम है, तो सरकार को उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए क्या करती है, पर्याप्त काम करती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर स्कीम, अवेयरनेस स्कीम्स के बारे में लोगों को, जनता को मालूम ही नहीं कि क्या क्या वेलफेयर स्कीम चल रही हैं। तीसरा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है जहाँ पर एम्प्लॉयज सही हैं, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में आके सरकार ने उनके जो डिमांड्स थी उनको सप्रेस कर दिया जाता है और उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं वेलफेयर के लिए जहाँ समस्या आती हैं। एचआरएम की क्या, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ज़रूरत है? सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करिए। क्या कॉन्सेप्ट है एचआरडी का? फोकस ऑन डेवलपिंग ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसका एम क्या होता है? क्रिएट अ कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स,
जितनी भी आपकी वर्कफोर्स है वो कॉम्पिटेंट हो, अपना काम दक्षता से कर सके, है ना, और उसके बाद में वो पूर्ण तरीके से काम कर सके, मोटिवेटेड रहे। एचआरडी के लिए इनिशिएटिव क्या कर रखे हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया गया इसके लिए, डिजिटल इंडियन ई गवर्नेंस मिशन चल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सिविल सर्वेंट चल रहा है। ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, अलग अलग लेवल के अधिकारियों के लिए अलग अलग प्रोग्राम भारत के अंदर में चलाए जा रहे हैं, जिससे उनको ट्रेनिंग किया जा सके, स्किल्ड किया जा सके, और वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकें, निपुण उसके अंदर में वो बन सकें। ये इसके लिए किया जा रहा है। आगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत क्रिटिकल रोल अपनाती है टेक्नोलॉजी जो होती है बच्चों। आज आप देख रहे हो ये हम डिजिटल बोर्ड्स पे ऑनलाइन आपको क्लासेस दे रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू आपको क्लासेस दे रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जरूरी है। एक समय था कि मार्कर से चौक से लिखा जाता था, समय परिवर्तित हुआ, चौक से मार्कर आए, मार्कर से डिजिटल बोर्ड आ गए, हो सकता है आगे कोई और नई टेक्नोलॉजी भी आ जाए। तो इन टेक्नोलॉजी से आपको यूज टू होना पड़ेगा, ये कैसे ऑपरेट करती है। जब आप ऑपरेट कर पाएंगे तो आप देखेंगे स्किल्ड आप हो गए, तो आगे आपकी वो स्किल्ड आपके काम में आना चालू हो जाती है। यूज ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, अडाप्टेशन ऑफ एचआर एनालिटिक्स फॉर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीजें इसको देखी जाएंगी। डिसीजन चैलेंजेस इन एचआरडी, रेजिस्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल अडॉप्टेशन, सबसे बड़ी समस्या आला अधिकारी जितना भी होता है, छोटे से लेकर ऊपर तक का रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस देखा जाता है। टॉप लेवल पे आप शायद कम देखेंगे, लेकिन लोअर और मिडिल लेवल पे आप देखेंगे कि बहुत रेजिस्टेंस होता है नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन करने से। जब कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस किया गया बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंकिंग जितनी भी एम्प्लॉयर्स की यूनियन थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया कि हमें नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इससे नौकरी चली जाएंगी। रिजल्ट क्या हुआ, नौकरियां तो नहीं गई, लेकिन और ज़्यादा नौकरियां इसमें क्या ही लोगों के लिए निकल के आई। फिर है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक चैलेंज आता है, कोऑर्डिनेशन की समस्या होती है बिटवीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, सरकार की रिक्वायरमेंट क्या है, इन्होंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग से बना रखा है, सरकार की डिमांड कुछ अलग से है, तो ये भी कई बार दिक्कतें आती हैं। बड़ी इंस्टीट्यूशन आप देखोगे, लवासना है या आपकी जो मध्य प्रदेश के अंदर है नरोना एकेडमी, ये इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में चेंजेस लेके आते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डिमांड है उसके बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे और हाईली स्किल्ड अधिकारी बन जाते हैं। अगर ऊपर का अधिकारी स्किल्ड नहीं होगा, नई चीज़ों के बारे में उसको जानकारी नहीं होगी, तो उसके नीचे के अधिकारी से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कर्मचारी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी उस तरीके स्किल्ड हो, ट्रेंड हो। तो ऊपर के अधिकारी को अच्छा स्किल्स मिले, इसलिए लवासना नरोना जैसी एकेडमी टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को अपडेट करते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स के अच्छे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिल के समझ के अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाते हैं और उसी तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इनएडिक्वेट फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, अधिकारियों को जनता से कैसे बात करनी है, कर्मचारियों से कैसे बात करनी है, आम जनता से कैसे बात करनी है, नेता से कैसे बात करनी है, बिजनेसमैन से कैसे बात करनी है, कैसे अपने काम निकालना है, कैसे अपनी बात को प्रेजेंट करना है, ये भी एक कला होती है अपनी बात को प्रेजेंट करने का, और वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे अधिकारी मिस कर जाते हैं। और आप देखते हैं कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि किसी अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को थप्पड़ मार दिए, किसी अधिकारी ने एक सिटीजन को थप्पड़ मार दिया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, आप में वो संयम नहीं है, आप में वो सॉफ्ट स्किल नहीं है जिससे आप लोगों को टैकल कर सको। ठीक है, ये चैलेंजेस एचआरडी के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज एथिकल इशू इन एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, हमें देख चुके हैं, कई बार देखा है छत्तीसगढ़ पीएससी का आज से 2 साल पहले का विवाद कि मंत्रियों ने अपने घर के जो लोग थे उनको डिप्टी कलेक्टर बना दिया, डीएसपी बना दिया, तो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म आपको देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर कास्ट एंड रीजन, जेंडर कास्ट और रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ये सब जगह है, नई बात नहीं है, आप जानते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी से नहीं है, एक ये भी समस्या आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। आगे एथिकल इशू इन एचआरएम, प्रमोटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस, सबसे पहले इंप्लीमेंटिंग कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाए, एथिक्स को लागू किया जाए, एआरसी रिपोर्ट को लागू किया जाए, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑडिट्स एंड रिव्यू,
टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए, क्या काम किया जा रहा है ऑडिट किया जाए, इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करना आना चाहिए। एनकरेजिंग विसल ब्लोइंग एंड प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक विसल ब्लोअर होना चाहिए जो गड़बड़ें जो हो रही हैं उनको उजागर करे और उसको पूरी फुल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। इंडिया के अंदर अक्सर देखा जाता है कि विसल ब्लोअर की जान पे तक आ जाता है, जिसने व्यापम का जो विसल ब्लोअर था अल्टीमेटली उनकी भी जान चली गई। तो ऐसे विसल ब्लोअर तभी पैदा हो पाएंगे जब सरकार उनको प्रमोशन देगी, प्रमोट करेगी, उनकी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करेगी, तब जाके ये सारी चीजें हो पाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। चैलेंजेस इन इंश्योरिंग एथिकल एचआरएम। पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर्स होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्या एथिकल स्टैंडर्ड है मालूम ही नहीं, बहुत सारे अधिकारी जानते ही नहीं कि ये काम को कैसे करना है। जो वो काम कर रहे हैं वो सच मान रहे हैं, वो उनको लगता है कि घूस लेना ठीक है, जो 200-500 रुपए ले लिए वो ठीक बात है। और ये तो मैंने एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, बहुत सारी चीजें एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए उनको अवेयरनेस ही नहीं है। लाइन में खड़े हैं, अब बूढ़ा भी लाइन में खड़ा है, एक प्रेग्नेंट लेडी भी लाइन में खड़ी है। अब ये नहीं कि आपके एथिकल कोड्स कहते हैं कि इन लोगों के लिए सेपरेटली आगे रह के क्या करा दिया जाए, काम फटाफट करा दिया जाए, उनको लाइन में ना लगाया जाए, उनके लिए एक चेयर की व्यवस्था कर दी जाए। तो ये एथिक्स सिखाए नहीं जाते, कुछ चीजें आपको खुद से भी आना चाहिए। ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं। सरकार ट्रेनिंग में छोटी छोटी चीजें नहीं सिखाई जा सकती हैं, ना सिखा सकती है। अधिकारियों को भी अपने लेवल पे, कर्मचारियों को भी अपने लेवल पे ये सारी चीजें सीखना चाहिए। थोड़ा सा सिंपल बनना चाहिए, इसके अंदर में विनम्र बनना चाहिए और इन सारी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म करें, पूरा एनफोर्समेंट जो मैकेनिज्म है वो पूरा इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कर पाता। इतना बड़ा देश है, इतने सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ हैं, कैसे वो चीजें फोकस की जाए, कैसे उस मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाए, बड़ी समस्या इसके अंदर में आती है। ऑल्दो सरकार धीरे धीरे डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करती जा रही है और वॉच डॉग बनाते जा रही है ऑनलाइन। अब आप किस टाइम पे आ रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, उसके लिए सब जगह बायोमेट्रिक सेंसर्स लगते जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन्स लगती जा रही हैं। तो आपके इन एंड आउट का टाइम पता चलता जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है। धीरे धीरे इसमें नया चेंजेस आ रहे हैं। आशा करते हैं आगे के टाइम में जल्दी चेंजेस इसके अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। रीसेंट ट्रेंड क्या है एचआरएम में? अडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। जैसे मैंने बताया नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा रहा है। फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इन द वर्कफोर्स। डाइवर्सिटी, एक जगह से ही नहीं काम होंगे। मध्य प्रदेश का इंसान मध्य प्रदेश का कैडर नहीं मिलेगा, यूपीएससी के थ्रू उसको दूसरे कैडर में भी भेजा जा सकता है। ये सारी चीजें हो रही हैं। एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड एम्प्लॉय वेलबींग। बहुत सारी समस्या है, हमने कई न्यूज़ देखी है जिनमें आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं। रीजन वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। एक जो पुलिस महकमे में कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, टीआई हो, डीएसपी हो, एसपी हो, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है। संडे को उनकी छुट्टी नहीं है, दिवाली होली भी नहीं बना पाते हैं ये लोग। तो वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो जाता है और देखा जाता है कि परिवार से ये अलग होते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ें भी सरकार को चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखे। अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो धीरे धीरे ल्यूक्रेटिव खत्म हो जाएंगे और लोग, अच्छे स्किल्ड लोग मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। की रिफॉर्म, लेटरल एंट्री ऑफ प्रोफेशनल इनटू सिविल सर्विसेज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सरकार ने देना चालू कर दिए हैं। जिसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा उनको राष्ट्रपति पुरस्कार, प्रधानमंत्री पुरस्कार, बहुत सारी चीजें इसमें की जाती हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इनके पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मध्य प्रदेश से भी डिमांड की गई थी लेकिन नहीं किया। बच्चों ने रात भर बैठ के आंदोलन किए, कुछ उनकी डिमांड थी। इंटरव्यू को 185 से 100 नंबर का किया जाए, नाम के पीछे सरनेम न लगाया जाए, किस जिले से आते हैं वो ना लिखा जाए। लेकिन सरकार ने हाँ तो भर दी, मोहन यादव जी ने भी हाँ भर दी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। तो जब आप रिफॉर्म सरकारी रिलेक्टेंट हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप अधिकारी को चुन रहे हो वो किस तरीके से काम करेंगे? ये सरकार को सोचने वाली बात है और बहुत ही निंदनीय बात है कि सरकार को जो रिफॉर्म्स इतने टाइम से पेंडिंग है एमपीपीएससी के अंदर में, वो एमपीपीएससी और सरकार रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम एज पर माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग। माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे एचआरएम के लिए। वो पहला था स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन। स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को इंटीग्रेट कीजिए, डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कीजिए, लोगों को उनके काम के अनुरूप इंटीग्रेट कीजिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आपके संगठन में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके काम ना कर पाए। तीसरा, एम्प्लॉय कमिटमेंट। एम्प्लॉय का कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर में। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, क्या वो परिवार को अपने समय दे पाता है, क्या सरकार उसको प्रॉपर छुट्टियां देती है? अगर हाँ
तो वेल गुड है। सरकारी नौकरी का सबसे अच्छा इंसेंटिव यही होता है कि आपको बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं, तो लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलती है सरकारी अधिकारी कर्मचारी बनने के लिए। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर आज ये कंप्लीट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब पर बने रहिए, टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। आज के लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।